नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले बैलेंसिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिफ्थ सेमेस्टर का थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में दो टॉपिक है सिर्फ इससे, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग और इंट्रोडक्शन टू बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, और उसके साथ थोड़ा सा सिंपल न्यूमेरिकल्स बोल दिया है करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कम वेटेज का भी है और बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, एक ही क्लास में खत्म कर सकते हो। लेकिन हाँ, हम इसके लिए दो वीडियो बनाएंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो टेंशन मत लेना क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग देखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, बैलेंसिंग जानते होगे कि बैलेंस करना, किसी तराजू पे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कोई सामान को। तो फ्रेंड्स, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वहां पर देखिए तराजू जो होता है जिसमें हम लोग बैलेंस करते हैं, वहां पर देखिए ऐसा कुछ होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूं। तो तराजू कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे काटा होगा और फिर बाद में यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे रस्सी बंधी होगी, कुछ होगा इस पे, यहाँ पर जिस साइड भी कुछ बैलेंस होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वेट रखते हैं, यहाँ पर सामान रखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मास रख रहे हैं और दूसरे मास को बैलेंस करने के लिए। ये सिंपल सा चीज मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर कुछ मास रखेंगे, मान लो आलू मैंने रख दिया, यहाँ पर मैंने वेट रख दिया 5 kg का, तो 5 kg अगर आलू रख दोगे तो 5 kg का वेट बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसी तरह यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं, लेकिन मशीन में क्या बैलेंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मशीन में क्या बैलेंस करेंगे, इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको ओरिजिन दे देता हूँ बैलेंस का। तो अनबैलेंस क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली देखिए मशीन में क्या होता है, मूविंग पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स। तो मूविंग पार्ट्स की वजह से क्या होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन होता है। और किस टाइप का वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन। मतलब अंदर आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन या कोई भी चीज अगर आप चलाते हो या एसी, तो वो ऐसे मतलब हिलते रहता है, बहुत ऐसे वाइब्रेट करते रहता है। तो वाइब्रेट जब करता है तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स एक्चुअली मशीन की लाइफ डिक्रीज हो जाती है। मशीन की लाइफ डिक्रीज होती है मतलब क्या है, मतलब फ्रेंड्स जितना मशीन आपको मूविंग पार्ट्स होगा, जैसे लैपटॉप में उसके अंदर हार्ड डिस्क होता है जो मूव करते रहता है फ्रेंड्स, गोल गोल घूमते रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी लाइफ डिक्रीज होते रहती है, मतलब वो कम चलेगा। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि मशीन के जो है ना पार्ट्स को बैलेंस किया जाए, उसके जो फोर्सेस है उसको बैलेंस किया जाए, जिससे उसकी लाइफ बनी रहे, मतलब ज्यादा समय तक चल सके। और फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ उसकी कम हो रही है, ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मूविंग पार्ट्स ज्यादा अनबैलेंस हुए ना, ज्यादा अनबैलेंस मतलब कि देखो, अगर मूविंग पार्ट्स बहुत तेजी से ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेट से क्या होगा फ्रेंड्स, खुद ही सोचो, चलते ही चलते क्या पता है ब्लास्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है क्या, वॉशिंग मशीन जो चल रही हो, और वॉशिंग मशीन चल रही है और इतना तेजी से वाइब्रेशन होने लगा कि भाई उसके जो पुर्जे हैं ना पूरे, मतलब नट बोल्ट सब कुछ खुल के अलग अलग जगह हो गए, एक्सपोज्ड हो गया। तो मतलब तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर ये सब हो जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं, और अगर बगल में आप खड़े रहो तो फ्रेंड्स आपको चोट लग सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फैटिग फेलियर, मतलब चलते रनिंग कंडीशन में ही ना किसी चीज का फेल हो जाना फैटिग फेलियर कहते हैं। तो इसी चीज को हमें खत्म करना है। आई होप आप समझ रहे हो। तो ये अनबैलेंस कैसे आया था फ्रेंड्स, मूविंग पार्ट्स की वजह से। अब मूविंग पार्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक रेसिप्रोकेशन होता है और एक रोटेटिंग मास होता है। रेसिप्रोकेशन मास कैसा होता है, जो ऐसे मतलब ये कोई रेसिप्रोकेशन मास ऐसा होता है कि भाई वो मास यहां पर जा रहा हो, यहां पर जा रहा हो। और रोटेटिंग मास क्या हो रहा है, वो भाई गोल गोल घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमेगा, जैसे फ्लाई व्हील गोल गोल घूमता है कि नहीं। और रोटेटिंग मास क्या है, जैसे कोई मतलब मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी चीज देख लो उसमें, तो वो रेसिप्रोकेशन मास होता है, जैसे पिस्टन, ये सब रेसिप्रोकेशन मास हुआ कि नहीं। और ये जो मूविंग पार्ट्स हुआ, जो जो गोल गोल घूमता है, जैसे फ्लाई व्हील या और भी सारी चीजें, गेयर वेयर, तो ये सब भी है। अब इनकी वजह से अगर अनबैलेंस फोर्स हुआ तो वाइब्रेशन होगा, और वो उसको कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन, जिसकी वजह से होता है डर फैटिग फेलियर का, मतलब रनिंग कंडीशन में ब्लास्ट होने का या मतलब फेल होने का। तो ये सारी दिक्कतें ना आए। और फ्रेंड्स याद रखना, अनबैलेंस का और प्रॉब्लम्स होता है, जिससे वेयर एंड टेयर तो हो गया, मशीन पार्ट्स तो टूट गए, वाइब्रेशन और नॉइज भी तेजी से होता है, एक्स्ट्रा फोर्स उसमें लगते रहते हैं कहीं से, फिर एरर इन प्रोडक्शन। अब सोचिए, अगर आप कपड़ा धो रहे हो, क्या पता वो कपड़ा फाड़ ना दे, तो कीमती कपड़े अगर फाड़ देगा तो दिक्कत नहीं होगा क्या, वॉशिंग मशीन होगा फ्रेंड्स, बहुत दिक्कत होगा। तो इसी चीज को हमें समझना है। अब फ्रेंड्स याद रखो, हमें अगर सोचिए, एक रेसिप्रोकेशन होता है, एक रोटेटिंग मास होता है। तो रोटेटिंग मास के लिए हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, अनबैलेंस करने मतलब बैलेंस करने के लिए, और रेसिप्रोकेशन के लिए अलग। अब नीड ऑफ बैलेंसिंग आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो इफेक्ट्स ऑफ बैलेंसिंग आपने समझा कि वाइब्रेशन, नॉइज, ये सब होगा। तो हमें क्या करना है, नीड ऑफ बैलेंसिंग, वाइब्रेशन को कम करना है, नॉइज को कम करना है, मशीन को स्टेबिलिटी देनी है, उसकी जो मशीन पार्ट्स है उसकी लाइफ बढ़ानी है,
तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं फ्रेंड्स। टू कस्टमाइज, देखिए मिनिमाइज वाइब्रेशन, नॉइज, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस, उस पर जो स्ट्रेस लग रही है मशीन पार्ट्स पे उसे कम करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, लाइफ स्पैन इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी मतलब और अच्छे से काम करे। तो ये कुछ चीजें हमें इसको देखनी है। तो अनबैलेंस आई होप आप समझ गए होंगे कहां से आया, मूविंग पार्ट्स की वजह से आया था और कुछ अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से। अब अनबैलेंस फोर्सेस मतलब स्टैटिक फोर्स और इनर्शियल फोर्स, दो फोर्स होता है जिसकी वजह से अनबैलेंस आ सकता है। अब देखो स्टैटिक फोर्स क्या होता है कि कोई भी फोर्स जिसकी वजह से वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ अनबैलेंस आता है, जो मतलब एक्चुअली बॉडी रुकी हुई है उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटी फोर्स लग सकती है और भी कुछ टाइप के फोर्सेस। तो उन फोर्सेस की वजह से जो आती है ना स्टैटिक में, मतलब जब बॉडी रेस्ट में है या बॉडी काम नहीं कर रहा है कुछ रेस्ट में, हाँ मतलब स्थिर अवस्था में, तो जब फोर्सेस उस पर जो एक्ट करते हैं ना वो स्टैटिक फोर्स। इनर्शियल फोर्स मतलब अब आप जैसे जानते होंगे बॉडी किसी भी चेंज को क्या करता है, वो एक्चुअली उसके अगेंस्ट रहता है, मतलब चेंज नहीं होना चाहता है। तो चेंज नहीं होना चाहता है मतलब कोई भी मोशन चेंज नहीं करना चाहता है। आपने पहला न्यूटन का नियम पढ़ा होगा कि वो क्या करता है, अवॉइड करता है चेंज को। तो इनर्शियल फोर्स क्या है, जो उसका जड़त्व फोर्स है वही है इसका इनर्शियल फोर्स। तो वही कोशिश कर रहा है क्या, हम किसी भी चेंज ऑफ मोशन को मतलब परिवर्तन को उसको एक्चुअली विरोध करें, तो ये वो कर रहा है। तो अब खुद ही सोचिए इसकी वजह से क्या अनबैलेंस नहीं होगा, तो होगा फ्रेंड्स, लेकिन इसको बैलेंस हमें करना पड़ेगा। अब कैसे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे सिंपल सी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कोई भी बोलता है कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं या मतलब ये बैलेंसिंग क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखना मूविंग पार्ट्स की वजह से कुछ फोर्स्ड वाइब्रेशन पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से फैटिग फेलियर का डर रहता है। इतना सिंपल सा लिखा है। तो फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग क्या है। देखिए फ्रेंड्स मैंने यही लिखा है कि अ मशीन हैज मूविंग पार्ट्स, सम मशीन्स हैव रोटेटिंग मोशन, सम ऑफ देम हैव रेसिप्रोकेशन मोशन। मतलब क्या बोल रहा हूं कि मशीन के पास बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। अब उसमें कुछ होते हैं मूविंग पार्ट्स जो रेसिप्रोकेट करते हैं, कुछ होते हैं जो पार्ट्स रोटेटिंग करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं, घूमते हैं, आघूड़ करते हैं। तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर सोचिए इफ द मूविंग पार्ट्स आर नॉट इन कंप्लीट बैलेंस, अगर मूविंग पार्ट्स कंप्लीट बैलेंस में नहीं है, तो इनर्शियल फोर्स जो फोर्स है आज सेटअप विच में कॉज एक्सेसिव नॉइज, जो इनर्शिया फोर्स है वो क्या करेंगे, नॉइज बहुत सारा पैदा करेंगे, वाइब्रेशन पैदा करेंगे और सिस्टम को क्या पता है तोड़ भी दें, वेयर एंड टेयर द सिस्टम। ये कुछ चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग और मॉडिफाइंग मशीनरी सो दैट, देखिए फ्रेंड्स बैलेंसिंग को क्या कहा गया कि ये एक प्रोसेस है डिजाइन करने का, मॉडिफाइंग करने का मशीन को, जिससे जो अनबैलेंस है ना वो रिड्यूस हो जाए, या रिड्यूस कर दो या किसी तरह एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट मतलब खत्म ही कर दो अगर पॉसिबल है, ना तो रिड्यूस कर दो। जैसे कि मूविंग पार्ट्स पिस्टन हो गया भाई, वहां तो थोड़ी सी वाइब्रेशन रहेगी ना क्योंकि भाई बॉडी हिल रही है, तो जितना कम से कम कर सकते हो उतना कम कर दो, ये कहने का मतलब है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन याद करना और लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सारी चीजें। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको बताया था कि भाई दो टाइप के मूविंग पार्ट्स होते हैं, एक होता है रोटेटिंग मास और एक होता है रेसिप्रोकेटिंग मास। तो बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास हमारे सब्जेक्ट में और रेसिप्रोकेटिंग मास हमें पढ़ना भी नहीं है, ऐसा लिखा गया है। तो अब रोटेटिंग मास में हमें क्या जानना है भाई, तो रोटेटिंग मास में ना देखो हम जब भी मास को एक्चुअली बैलेंस करेंगे ना तो दो टाइप के मास वहां रहेंगे। एक मास जो होगा डिस्टर्बिंग मास जिसकी वजह से एक्चुअली अनबैलेंस पैदा हुआ है, और एक मास है जिसकी वजह से बैलेंसिंग मतलब हम करेंगे, जिसकी हेल्प से हम बैलेंसिंग करेंगे। तो दो टाइप के मास हुए, एक हो गया बैलेंसिंग मास जो बैलेंस करेगा, और एक होता है एक्चुअली वो डिस्टर्बिंग मास जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ था बॉडी, मतलब जिसकी वजह से एक्चुअली क्या हुआ था फ्रेंड्स, अनबैलेंस हुआ था। तो अनबैलेंस को करने के लिए हम दूसरा मास लाते हैं बैलेंस करने के लिए, वो होता है बैलेंसिंग मास। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग बैलेंसिंग मास और डिस्टर्ब मास मतलब एक हेल्प लेंगे, किसी मास की सहायता से हम उसको बैलेंस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब कितनी तरह से कर सकते हैं, तो चार केसेस बनते हैं फ्रेंड्स बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस के। एक बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल मास रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या है कि कोई दो पेन जैसे है, ये पेन ने गड़बड़ खड़ी कर दी है, मतलब वाइब्रेशन कॉज हो रहा है इसकी वजह से, तो हम दूसरा बॉडी मतलब मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक पेन और ये दूसरी बॉडी है जिसको मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूं, इसको हम किसी तरह बैलेंस करेंगे। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये क्या होता है कि ये गोल गोल घूम रहा है, हाँ तो गोल गोल घूम रहा है क्योंकि रोटेटिंग मास है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब आप जानते होंगे अपकेंद्रीय बल ऐसा कुछ कहते हैं जो बाहर की ओर उसको खींचेगा। तो इसको हम इसके ऊपर भी अपकेंद्रीय बल लगेगा अगर खींचेगा, तो इसको हम दोनों को अगर ऐसे साथ में रख दे क्या होगा, दोनों एक्चुअली बैलेंस नहीं हो जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर भी यहां से ऐसे लगेगा फ्रेंड्स इस टाइप से, और इसके ऊपर जो है
जो दूसरा पेन है उसको इस टाइप से खींचेगा, मतलब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे कि नहीं। अगर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ना एक तरीके से। तो उसी तरीके से हम बैलेंस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ मास सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन से करते हैं। इसके बाद जो बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, मतलब कोई एक सिंगल मास रोटेट कर रहा है एक प्लेन में और उसको कई और रोटेटिंग मासेस हमने ले आए हैं जो डिफरेंट प्लेन्स में, मतलब अलग अलग प्लेन में, और वो लोग उसको एक्चुअली वो करेंगे बैलेंस। और तीसरा केस क्या है, बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, मतलब जो बैलेंसिंग हो रही है ना वो अलग अलग मास अलग अलग जगह पर है और उनको किसी तरह हमें बैलेंस करना है। और बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मास रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, अब यहाँ क्या बोल दिया, यहाँ तो सेम प्लेन में बोला था कि अलग अलग मास है, यहाँ पर अलग अलग मास तो है बट डिफरेंट प्लेन्स में। तो आप चार केसेस समझ गए होंगे कि एक सिंगल मास रोटेटिंग है, एक ही प्लेन में है, जिसको हमें एक ही प्लेन में किसी तरह बैलेंस कर लेना है। ये सिंगल रोटेटिंग मास है जो अलग अलग प्लेन से हमें किसी तरह बैलेंस करना है। और डिफरेंट मास है जो एक ही प्लेन में, और डिफरेंट मास है जो अलग अलग प्लेन में, मतलब बैलेंस करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई है तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैंने नाम ले ली थी कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा रोटेटिंग मास पे। तो इतना समझ जाओ, रोटेटिंग मास जो है ना उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है FC2, यहाँ लिखा है। अभी आप सिर्फ इतना याद करो, FC बराबर m ओमेगा स्क्वायर R, इतना याद कर लो। ये रोटेटिंग मास का फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, अगर कोई मास है जो ये है, मान लीजिए इसका मास है ये m1 है, हाँ। तो मान लीजिए ये m1 है, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन है SY, हाँ। मान लीजिए ये x है, ये मैं बना दे रहा हूँ S, ये y है, वैसे बनाना नहीं चाहिए बट बना दे रहा हूँ, तो बना दे रहा हूं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हो गया एक, वैसे ड्राइंग बकवास बना रहा हूँ क्योंकि इसको मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, हिडन लाइंस है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ और जिससे आपका नोट्स खराब ना हो। या नोट्स आपको PDF ना एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं, ये एक मास अलग है, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस साइड में, मतलब बाहर की ओर खींचेगा। अब बोलोगे इसका सेंटर कहाँ है, तो सेंटर यहाँ पर है। तो इस सेंटर से कितनी दूरी है, R1 दूरी है। और किस डायरेक्शन में मतलब ये रोटेट कर रहा है, कितनी तेजी से, ओमेगा की रफ्तार से। तो फ्रेंड्स अब सोचिए ये एक बॉडी थी जो एक्चुअली फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ओमेगा की रफ्तार से घुस रहा है, मतलब एक्चुअली घूम रहा है, और R1 दूरी से है सेंटर से। तो अब इसी को अगर हम R2 दूरी पे ले आए कोई बॉडी को, और वहां पर हमने एक मास रख दे जो m का होगा, मतलब m2 होगा, ये m1 ये m2, हाँ। तो और इसका मान लो FC2 बल लग रहा है। अगर हम किसी तरह इसको बराबर कर दे FC1 और FC2 को, तो क्या ये बैलेंस नहीं हो जाएगा, ये भी R2 दूरी रहेगा कुछ सेंटर से, तो क्या फ्रेंड्स बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये मास लाया है M2 M1 के पास, अब चलो ले आता हूं। तो फ्रेंड्स देखो मैंने फॉर्मूला में रखा था कि FC1 बराबर FC2, ओके मैंने रखा नहीं है ना, लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपके लिए एक और बार लिख देता हूं। देखिए FC1 बराबर हमें FC2 करना है कि नहीं, तो चलिए करते हैं। अब फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, देखो इसका मास तो अलग है ना, तो m1, इसका ओमेगा तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सबका ओमेगा घूमने वाला तो सेम ही रहेगा ऑफ कोर्स, तभी तो लोग बैलेंस कर पाएंगे। तो ओमेगा स्क्वायर बरा और इंटू R1 स्क्वायर, R1 क्यों, रेडियस अलग है ना, मतलब अलग सेंटर से अलग दूरी पे, बराबर m2 यहाँ पर आ गया और ओमेगा स्क्वायर R2। m2 क्या है, दूसरा बॉडी जिसको हमने लाया है उसी प्लेन में, जिससे हम लोग उसको एक्चुअली वो कर सके बैलेंस। फिर ओमेगा 2 और R2 स्क्वायर, अब ओमेगा कट जाएगा, m1 R1 इक्वल टू m2 R2, ये फॉर्मूला बनेगा जिससे अगर आपके पास मान लीजिए कुछ भी जानना हो, कितने मास का बॉडी लाना है, कितना क्या करना है आपको बैलेंस करने के लिए, तो वो आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, m1 R1 इक्वल टू m2 R2। इससे क्या डिसाइड होगा फ्रेंड्स, इससे ये डिसाइड होगा कि भाई बॉडी को कितना एक्चुअली मास चाहिए और कितने रेडियस पे रखा होना चाहिए जिसकी वजह से बैलेंस कर सको। ये पहला केस है, इसको मैंने डिटेल में बताया है फ्रेंड्स क्योंकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद 3 केसेस और है जिसको आपको डिटेल में जानना है, जो हम अलग वीडियो में जानेंगे, वो वीडियो अलग जानेंगे। लेकिन हाँ देखो सिंपल न्यूमेरिकल्स बोल दिया है और बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस आपके सिलेबस में बोला है, तो मैंने जितना करना था कर दिया है, बट अभी 3 केसेस बचे हैं
और आई डोंट नो वो आपके सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पढ़ना है और क्या पता आ जाए, कुछ पक्का भरोसा नहीं है। तो इसलिए वो 3 केसेस मतलब हम क्या कर रहे हैं कि रोटेटिंग मास वाला कम से कम पूरा कर दे रहे हैं, इतना याद रखिए। रोटेटिंग मास हम पूरा कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, टेंशन मत लेना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।